नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त आपको पता है कि भारत का भूगोल चल रहा है और संविधान चल रहा है। तो भारत का भूगोल पता है कि वो लास्ट पड़ाव पे है। जनजातीय कुछ पढ़ना है, जनजाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में कुछ भारत के भूगोल में पढ़ना है दोस्त, याद रखिए। और भारत के संविधान में आज मैंने पता है कि आपको मौलिक अधिकार पढ़ा चुका हूँ। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 32। 12 से 35 होता है ना भाग 3 में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। चलिए दोस्त, समय को बर्बाद न करते हुए और अनुच्छेद 32 को देखेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 32 में क्या क्या है। देखिए, B.R. अम्बेडकर माने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा, याद रख, ठीक है। मौलिक अधिकार एक और बात है, हनन होने पे हम लोग डायरेक्ट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं बी। देखिए, बस पॉइंट जो है मैं उसको मार्क करूंगा, पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखें। देखिए, B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा और हृदय कहे, ठीक। आगे देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि सर राष्ट्रीय आपात 352 लगता है, लेकिन देखिए वो डायरेक्ट लग जाता है ना, उसका कुछ प्रावधान भी तो होता है। अनुच्छेद 359 के तहत स्थगित कर सकता है। मैं कल बताया था ना कि कोई भी आपका मूल अधिकार है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे निलंबित खत्म कर सकता है, ठीक है। सिर्फ ये राष्ट्रपति के पास ही है क्षमता कि वो खत्म कर सकता है, ठीक है। न्यायिक शक्ति मिली है कितना से, अनुच्छेद 359 के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, इसके हनन होने पे सीधे उच्च या उच्चतम न्यायालय हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। इसके हनन होने पर ये दोनों रीट जारी करते हैं। कौन? इसके हनन पे कौन दोनों रीट? ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय रीट जारी करते हैं, ठीक है। इसके हनन होने पे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय रीट जारी करते हैं। आगे देख लीजिए अनुच्छेद 32। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। बहुत बार एग्जाम में देखने को दोस्त आपको मिलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा रीट जारी करता है मौलिक अधिकार के हनन होने पे, तो अनुच्छेद 32 और 226 के द्वारा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 32 याद रखेगा। उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करता है, याद रखिएगा। रीट 5 प्रकार के होते हैं दोस्त, ठीक। रीट 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, बंदी प्रत्यक्षाकरण। बंदी प्रत्यक्षाकरण का मतलब होता है दोस्त कि अगर कोई व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, जैसे कि कोई अपराध किया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मैं अपने भाषा में आपको समझा रहा हूं, अपने भाषा में समझिएगा। अगर वो कोई गलती किया है, अगर उसको कोई गिरफ्तार कर लिया गया, अगर 24 घंटा के अंदर उसको अगर मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जज के सामने या जिला जज के सामने अगर हाजिर नहीं किया जाता है, उसके उपलक्ष्य में बंदी प्रत्यक्षाकरण जारी होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। अपने भाषा में समझिए, कोई भी पढ़ाई पढ़िए उसको सबसे पहले अपने भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, यह लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। देखिए, यह दंडित व्यक्ति मजिस्ट्रेट न्यायालय जज के सामने, मजिस्ट्रेट या न्यायालय जज के सामने पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षाकरण जारी किया जाता है, याद रख, ठीक है। इसे निजी या सार्वजनिक रूप से जारी किया जा सकता है। इसे निजी, एक बार में 10 लोग भी तो गिरफ्तार होते हैं ना, 20 लोग भी गिरफ्तार होते हैं, कहीं कहीं 100 लोग भी गिरफ्तार होते हैं। अरे बुलंदशहर का घटना सुने होंगे आप लोग। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। और एक महाराष्ट्र की भी घटना आप लोग सुने होंगे। देखिए, परमादेश, याद रखिएगा कि बंदी प्रत्यक्षाकरण निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में जारी किया जा सकता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। परमादेश, देखिए दोस्त, परमादेश मतलब इसका शाब्दिक ही अर्थ होता है आदेश। परमादेश माने आदेश, मतलब कोई आदेश देना। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपने कार्य से भटक जाता है तो उसके उपलक्ष्य में उसको आदेश दिया जाता है कि आपको ये काम नहीं, आपको ये काम करना ही है। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, मतलब हम आदेश देते हैं, याद रखिएगा। ये सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है, जैसे कि वो अपने कर्तव्य को ठीक से निभा नहीं पाते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपना कोई कर्तव्य वो ठीक से नहीं निभा पाता है तो उसके उपलक्ष्य में परमादेश जारी किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सरकारी कर्मचारी, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ये निजी
व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। क्या किया जाता है दोस्त, इसे निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक सरकारी कोई कर्मचारी होगा तो उसका पूरा एक यूनिट होता है, ठीक है, वो यूनिट में ही जारी किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिषेध, नाम से ही सुन के लगता है कि यहाँ धूम्रपान निषेध, ऐसा है बात, कुछ समझ लीजिए अपने दिमाग में। प्रतिषेध नाम से ही आपको पता चलता है। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना, कहीं कहीं लिखा होता है ना कि धूम्रपान निषेध है, यानी यहाँ करना मना है, ठीक। इससे ऊपरी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कोई काम करता है तो इसे जारी किया जाता है, याद रखिएगा। यह निजी व्यक्ति एवं निकायों के लिए नहीं जारी किया जा सकता है। इसका मैं शाब्दिक अर्थ आपको प्रतिषेध का मतलब समझा सकता हूं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी करेगा अगर ये कोई न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करेगा। अगर कोई उच्च न्यायालय है तो अपने अधीनस्थ न्यायालय, जैसे कि जिला वाला न्यायालय होता है, उसको ये जारी करता है परमादेश, ठीक है दोस्त। इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, अपने भाषा में समझिए, कोई भी बात समझिए, प्रतिषेध है, कोई भी बात समझिए अपने भाषा में समझिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना, मतलब सामने या सूचना देना या प्रमाणित होना, ठीक है, या सूचना देना, ठीक। 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। आगे देख सकते हैं, इसमें उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से कोई केस मंगाने के रूप में इसका उपयोग करता है। इसका कहने का मतलब है कोई अधीनस्थ न्यायालय है, कोई उसमें ऐसा पेचीदा केस आ गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है या उसे सोल्व होने लायक नहीं है या उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अपने यहाँ मंगा लेता है या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मंगा लेता है, ठीक है। जब मैं आपको न्यायालय पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सबसे ऊपर सर्वोच्च है, उसके बाद उच्च है, उसके बाद अधीनस्थ जो कि जिला न्यायालय है, ठीक है दोस्त। मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अधिकार परीक्षा देख लीजिए, ये नाम से पता लगता है किसी के अधिकार के बारे में बात हो रही है। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या वारंट, याद रखिएगा वारंट है दोस्त, वारंट के द्वारा, ठीक है, मतलब किसी को मंगाना वारंट के द्वारा नहीं मंगा लिया जाता है। यह उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो असंवैधानिक तरीका से कोई पद धारण किया हो, जैसे में कोई सरकारी कर्मचारी हो, फर्जी कागज बना के, और वो किसी सरकारी संवैधानिक पद पे धारण हो गया हो, तो क्या करता है, उसको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय वारंट जारी करेगा। भाई इसके बारे में जांच होगा, उसको मंगवाया जाएगा, इसी के बारे में अधिकार परीक्षा। डायरेक्ट इतना अपने मोटिव से बात में याद रखें कि जो ये अधिकार परीक्षा सिर्फ असंवैधानिक तरीका से पद ग्रहण किया हुआ व्यक्ति के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, इसको बस याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद खत्म हो गया अनुच्छेद 32, यहीं तक था, खत्म। अब 33, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है ना दोस्त, 32 तो हो गया, 33, 34, 35 ये भी तो करना है ना। 33 अनुच्छेद कहता है कि सेना खुफिया विभाग में रहते हुए नियम का पालन करना, मतलब कोई व्यक्ति अगर सेना और खुफिया विभाग में है, भर्ती है, शामिल है, तो वो जो है अपना सारा वो नियम का पालन करेगा, याद रखिए। अनुच्छेद 34 है दोस्त, मार्शल लॉ की सहायता से किसी क्षेत्र में संसद वहां के कुछ मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। जैसे में किसी, मान लीजिए किसी आपके जिले में ही हुआ, आपके किसी राज्य में ही हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो संसद को इतना, जैसे में होता है ना कि 20-21 हुआ और मौलिक अधिकार है, इन सब पे सांसद रोक लगा सकती है, ठीक है, कानून बना के, और कौन सा कानून बना के, मार्शल आर्ट के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 35 के द्वारा देख लिया, मूल अधिकार के क्षेत्र में संसद कानून बना सकता है, ठीक है, दोनों बात यही है, लेकिन यहाँ किसके थ्रू बनाएगा, मार्शल लॉ की सहायता से। यहाँ डायरेक्ट कहने का मतलब है कि संसद किसी भी मूल अधिकार में संशोधन करने का हक संसद को ही, याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल देख लीजिए 352, इसके लागू होने पर भी अनुच्छेद 20 और 21 कार्यरत रहते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 कार्यरत रहते हैं, आपको पता है, ये बंदियों के बारे में है, याद रखिए। जहां तक उम्मीद है मैं आपको अनुच्छेद पढ़ाया हूं, अनुच्छेद देख लीजिएगा। बस इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के लागू होने के ऊपर भी 20 और 21 फ्री रहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग अपना प्रयोग करने के लिए ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। आगे देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 352 में
मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है। ये कम से कम नहीं तो 10-15 बार पूछा हुआ है। पूछता है कि मंत्रिमंडल का उल्लेख सर्वप्रथम किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 352, ये याद रखना है। आगे देखिए, केवल भारतीय नागरिकों के अधिकार, जैसे में कुछ भारतीय नागरिकों का अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, विदेशियों के लिए नहीं है। तो भारत के लिए कौन कौन से है और विदेशियों के लिए कौन कौन से है, ये बहुत बार एग्जाम में दे देता है और छाटने को बोलता है, तो आप लोग आसानी से छाट नहीं पाएंगे। यहाँ लिखा रहेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर भी भेदभाव करना, ठीक है, लिखवाया हूँ। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन। अनुच्छेद 19, 3-4 गो है, इसमें 6 है, क्या क्या है आप बोल सकते हैं। संगठन बना सकते हैं, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 19 में, ठीक। 29, ये केवल 29 और 30 देखिए केवल अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। अल्पसंख्यक, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस भाषा का है वो अपने व्यक्ति को, अपने बच्चे को उसी में भी शिक्षा दे सकता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, आपको संस्थान खोलने की छूट देता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। अब देखिए, भारत प्लस विदेशी, मतलब भारत प्लस विदेशी दोनों को कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ है। देखिए 14, समानता का अधिकार विदेशियों को भी मिला है। 17, विदेशियों से भी आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21, निजता का अधिकार नहीं कर सकते हैं, ये 14 से, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाला है, ठीक है। और 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं कर सकते हैं। 24, पूजा पाठ। 28 में क्या था दोस्त, याद है? 25 से 28 तक क्या था, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में था, ठीक है। याद रखना है कि कौन कौन से, देखिए मेन पॉइंट है, देखिए इसको याद रख लेंगे तो ये केवल भारतीयों का है, तो ये केवल भारतीयों के लिए है, तो ये विदेशियों के लिए नहीं है, याद रखिए। बस ये याद रखेंगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए 15, 16, 19, 29, 30। देखिए 29, 30 तो आसान है, ठीक है, आप 15, 16 भी आसान है, और लास्ट में 19 याद रखिएगा दोस्त। मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा दोस्त, आप लोग का एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। चलिए दोस्त, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया करके आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक ग्रुप में भी करेंगे तो अगर थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने का कष्ट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मेरी हेल्प हो जाए। चलिए दोस्त, आप सभी दोस्तों को बाय बाय।